एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस में। मैं आप लोगों का अपना दोस्त नितेश बजाज एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो हमारी बहुत ही यूजफुल होने वाली है उन लोगों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं यूपी टीजीटी कॉमर्स के लिए, CUET इकोनॉमिक्स के लिए, यूपी पीजीटी कॉमर्स के लिए, दोस्तों टीजीटी और पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम हो, नवोदय विद्यालय एग्जाम हो, यूपी गवर्नमेंट का एग्जाम हो या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो। अगर आपको इकोनॉमिक्स के बारे में क्वेश्चन चाहिए तो ये वीडियो आपकी बहुत 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 ज्यादा यूजफुल होने वाली है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको कुछ शानदार एमसीक्यू कराऊंगा दोस्तों, जो कि बेस्ड होने वाले हैं आपके एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 12 से रिलेटेड, जिस चैप्टर का नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। ना केवल ये चैप्टर क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, उसके बाद भी ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी ये चैप्टर पीछा नहीं छोड़ता बिल्कुल भी। वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। दोस्तों शुरू करते हैं इसके कुछ एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों ऑलरेडी आ चुका है, ध्यान से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को और कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर देने की। दोस्तों इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक प्लेज नो रोल इन डिटरमाइनिंग द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। इनमें से कौन से एक्सचेंज रेट में सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट कोई रोल प्ले ही नहीं करती या इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करने में प्ले नहीं करती। दोस्तों आपको जैसे कि बहुत अच्छे से पता है, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में तो सारा का सारा हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक हमारा यही मिलके करते हैं, आरबीआई और गवर्नमेंट ही करती है, तो ये तो इसका आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता। फ्लेक्सिबल में मार्केट फोर्सेस के हाथ में है, फ्लोटिंग में भी मार्केट फोर्सेस के हाथ में है, लेकिन फ्लोटिंग में एक छोटा सा ट्विस्ट है कि फ्लोटिंग में कंट्रोल करने की जिम्मेदारी या ओवर द लिमिट जब जाता है तो आरबीआई या गवर्नमेंट बीच में आती है। तो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करने में तो कोई रोल नहीं है गवर्नमेंट का, लेकिन हाँ करेंसी की वैल्यू को सर्टेन पैरामीटर में रखने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर रहेगा हमारा वो बीएनसी रहेगा, अर्थात ये जो दोनों ऑप्शन आपको गिवन है ये दोनों इसके बिल्कुल करेक्ट आंसर माने जाएंगे दोस्तों। दैट इज आपका ऑप्शन नंबर बी और सी, मतलब फ्लेक्सिबल में भी गवर्नमेंट कोई खास रोल प्ले नहीं करती और फ्लोटिंग में भी गवर्नमेंट कोई खास रोल प्ले नहीं करती। डिटरमाइनिंग के टाइम पर कोई रोल नहीं है गवर्नमेंट का, आप लोग ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। ये मेरा फर्स्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। डैश रेफर्स टू अ प्रोसेस in which value of currency is defined in terms of some external standard like metal or another currency। दोस्तों एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक करेंसी की वैल्यू को किसी गोल्ड से या किसी प्रीशियस मेटल के थ्रू कंपेयर करके रखा जाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए 10 ग्राम गोल्ड, ठीक है, 10 ग्राम गोल्ड इज इक्वल्स टू $10, ठीक है, और यही 10 ग्राम गोल्ड एग्जाम्पल ही ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, इंडिया में मान के चलते हैं 800 रुपए का है, जस्ट एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। तो थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, ऑब्वियसली बात है दोनों 10 ग्राम गोल्ड है, तो थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। इसका मतलब है कि $10 इक्वल होंगे किसके, 800 इंडियन रुपीज के। इससे मैं डिटरमाइन कर सकता हूं कि $1 इक्वल होगा 800 अपॉन 10, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 80 रुपए के इक्वल होगा। तो ये दोस्तों जो सिस्टम है जिसके थ्रू ये किसी प्रीशियस मेटल या गोल्ड, किसी भी कोई मेटल से या इंटरनेशनल एग्री यूनिट ऑफ अकाउंट्स में कंपेयर करके वैल्यू फिक्स करते हो दोस्तों, इसको मैं कहता हूं पैगिंग। जब एक करेंसी की वैल्यू को दूसरी करेंसी के साथ टाई अप करा जाता है कंपेयर करके, तो उसको दोस्तों पैगिंग कहा जाता है। आप हमेशा ध्यान रख के चलना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छे एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, when there is devaluation of domestic currency in terms of foreign currency there is dash in export। okay, devaluation of domestic currency मतलब devaluation रुपी, domestic currency मतलब हमारी रुपी, रुपए की वैल्यू कमजोर होती जा रही है, ठीक है, फॉरेन करेंसी के मुकाबले में। अभी रुपए की वैल्यू कमजोर होने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना एग्जांपल। मान लीजिए $1 पहले 60 रुपए का था और अब वही $1 70 रुपीज का हो गया। तो इसी को कहते हैं दोस्तों हम लोग डेप्रिसिएशन या डिवैल्यूएशन। बस फर्क इतना सा है कि जो डिवैल्यूएशन होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा करा जाता है, ये सरकार ने करा है, मतलब सरकार जिम्मेदार है डॉलर को 60 से 70 पर लाने के लिए, सरकार जिम्मेदार है, दैट इज कॉल्ड डिवैल्यूएशन, ठीक है। और अगर मार्केट फोर्सेस से होता तो इसी को हम लोग डेप्रिसिएशन कह के चलते हैं दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। तो जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो हमारे एक्सपोर्ट्स का क्या होगा दोस्तों, हमारे एक्सपोर्ट ऐसे की सिचुएशन में बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ेंगे, आपके मन में आएगा क्यों बढ़ जाएंगे। भाई देखो सीधी सी बात है, पहले एक यूएसए से आने वाले इंसान को 60 रुपए के हिसाब से पैसे मिलते थे, अब 70 रुपए के हिसाब से पैसे मिलेंगे।
जब 70 के हिसाब से पैसे मिलेंगे तो उसके पास ज्यादा इंडियन रुपीज होंगे, ज्यादा इंडियन रुपीज के साथ वो इंडिया में ज्यादा शॉपिंग करेगा, ज्यादा सामान बाहर लेके जाएगा, और वो सामान जो बाहर लेके जा रहे हो हमारा एक्सपोर्ट है, तो हमारे एक्सपोर्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। दोस्तों ध्यान रख के चलेंगे, इस बात को भूलेंगे बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल इन इंडिया देयर इज डैश ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। मतलब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में जब इनफ्लो होता है फॉरेन कैपिटल का, मतलब बाहर से जब पैसा आता है, तो डोमेस्टिक करेंसी का क्या होता है। ऐसे केसेस में दोस्तों आपको हमेशा ग्राफ बना के देखना पड़ेगा, कोई और तरीका नहीं है, आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ग्राफ आपको छोटा सा एग्जांपल तरीके से समझा देता हूं। ठीक है, यहां पर आपका आता है फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है, और नीचे आता है आपका फॉरेन एक्सचेंज, मतलब नीचे आ रही है आपकी क्वांटिटी, ठीक है, और यहां पर आ रहा है फॉरेन एक्सचेंज रेट इन रुपी, मतलब $1 कितने रुपए का, यहां आपको पता चल जाता है। ठीक है, ये पॉजिटिव स्लोप आपका सप्लाई कर्व होता है, हमेशा पॉजिटिव स्लोप, और नेगेटिव स्लोप आपका डिमांड कर्व होता है, हमेशा नेगेटिव स्लोप ही होता है, ध्यान रख के चलेंगे। जहां पर ये मीट करते हैं एक दूसरे को उसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, और ये मैंने आपके सामने इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कर लिया। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल मतलब बाहर से पैसा आ रहा है, अगर फॉरेन से पैसा आए जा रहा है, 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 तो हमारे इंडिया में डॉलर की जो सप्लाई है दोस्तों वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ठीक है, मैंने यहाँ डॉटेड से डॉलर की सप्लाई को बढ़ा दिया दोस्तों, डॉलर का कब एस डैश पर आ गया। ठीक है, जब डॉलर का सप्लाई का बढ़ा है, मतलब शिफ्ट हुआ है, तो नया इक्विलिब्रियम आपका होगा ई डैश पे, और इस ई डैश पे जो रेट है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा नीचे आर डैश हो जाएगा। ऊपर वाला अगर आर है तो नीचे वाला हमारा क्या हो जाएगा, आर डैश हो जाएगा, नीचे आ गया। ठीक है, इसका मतलब है डॉलर का रेट हमारे लिए कम हो गया, डॉलर हमारे लिए क्या हो गया, सस्ता हो गया। ठीक है, और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में जब डॉलर सस्ता होता है, सस्ता होने का मतलब है जहां पहले $1 मान के चलते 60 रुपीज का था, वहीं $1 अब हो गया हमारे लिए 50 रुपीज का, डॉलर हमारे लिए क्या हो गया, सस्ता हो गया। ठीक है, जब जब हमारे लिए डॉलर सस्ता होता है दोस्तों, इसको हम लोग क्या के चलते हैं, एप्रिसिएशन। ठीक है, ये डिवैल्यूएशन सरकार के द्वारा करा जाता है, ये हमारे फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के पार्ट है, फिक्स में होते हैं, फ्लेक्सिबल में होते नहीं, दोनों के दोनों, ये भी और ये भी, ये दोनों फिक्स्ड वाले सिस्टम में होते हैं, फ्लेक्सिबल में नहीं होते। तो एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन में तो होता, डोमेस्टिक करेंसी का दोस्तों एप्रिसिएशन है, क्योंकि इंडियन रुपीज की वैल्यू बढ़ गई है। पहले आप 60 रुपये देते थे $1 के लिए, और आपको सिर्फ 50 रुपये देने पड़े $1 के लिए, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। सो दिस इज अ मोमेंट ऑफ प्राउड फॉर अस, बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए इसको दोस्तों हम लोग एप्रिसिएशन कह के चलते हैं, ध्यान रख के चलेंगे। इस चैप्टर की दोस्तों एक बहुत बड़ी खासियत है कि इस चैप्टर के जो क्वेश्चन है वो थोड़ी डेप्थ में जाके समझ आते हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ज्यादा समय लग रहा है आपको समझाने में, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये सारे कंसेप्ट आपके माइंड में बिल्कुल फिट हो जाए, और उसके बाद आपको इस टाइप के क्वेश्चन अगर कभी भी एग्जाम में मिल जाते हो तो आप विद इन फ्यू सेकंड आंसर पर आ पाए और बिल्कुल सही आंसर गैस कर पाए। हमारा ऑब्जेक्टिव से ये है दोस्तों। अगेन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, और रिलैक्सेशन है ग्लोबल कोविड-19 पैंडेमिक रेस्ट्रिक्शन में ट्रैवल पर, और देयर इज इंक्रीज मूवमेंट ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया टू मालदीव्स। लोग इंडिया से मालदीव जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, बाहर घूमने जा रहे हैं। तो जब घूमने जाएंगे तो क्या होगा, इंडियन डोमेस्टिक करेंसी मतलब इंडियन रुपीज का क्या होगा, ओके। तो दोस्तों जब जब लोग बाहर घूमने जाएंगे, ठीक है, मैं अगेन बनाता हूं, सप्लाई कब है, ठीक है, डिमांड कब है आपका, जब जब लोग बाहर घूमने जाएंगे उस कंडीशन में डिमांड बढ़ जाएगी, फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ जाएगी, और जब जब फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ेगी तब तब आपका इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, और जब जब रेट बढ़ेगा तो ये हमारे लिए मैंने आपको कहा था डिवैल्यूएशन हो नहीं सकता, ये गवर्नमेंट फिक्स के अंदर आता है, तो ये होगा हमारे लिए डेप्रिसिएशन, ये हमारे लिए डेप्रिसिएशन है दोस्तों। तो ये डेप्रिसिएशन करवाएगा, हमारी करेंसी की बैंड बजवाने वाला है, पक्की बात है। अगर लोग हद से ज्यादा फॉरेन जाएंगे तो हमारे इंडियन करेंसी की वैल्यू टाइम के साथ साथ क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। डेप्रिसिएशन और डोमेस्टिक करेंसी लीड्स टू राइज इन डैश। जब जब हमारे देश में डेप्रिसिएशन होता है दोस्तों, तो क्या होता है, किस में इंक्रीज आता है। तो दोस्तों इसको याद करने के लिए बड़ा छोटा सा शॉर्टकट मैंने बनाया आप लोगों के लिए। आप लोगों ने आइडिया का नाम सुना है, IDEA, आइडिया, बहुत अच्छे सुना आप लोगों ने। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग, एक्सट्रीम इंट्रीम के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये I रिलेटेड है A के साथ, और ये D रिलेटेड है E के साथ। ठीक है, D मतलब डेप्रिसिएशन और E मतलब एक्सपोर्ट। जब जब डेप्रिसिएशन होगा दोस्तों तब तब आपके एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे, और जब जब आपका एप्रिसिएशन होगा तब तब आपके इंपोर्ट बढ़ जाएंगे। तो जब जब हमारी डोमेस्टिक करेंसी का डेप्रिसिएशन होगा तब तो हमारे क्या बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट। हमेशा ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी से हमेशा क्या बढ़ते हैं, एक्सपोर्ट। ध्यान रखेंगे दोस्तों, भूलेंगे बिल्कुल नहीं, बहुत ही अच्छा सवाल है, काफी ज्यादा बार आता है पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन पे है दोस्तों हमारा बेस, डेप्रिसिएशन डोमेस्टिक करेंसी लीड टू राइज इन एक्सपोर्ट टू फॉरेन कंट्रीज। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया असर्शन में, अभी पीछे भी क्वेश्चन आया था, बिल्कुल यही लिखा गया था, बिल्कुल सही है।
ड्यू टू डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मोर गुड्स कैन बी परचेज फ्रॉम इंडिया विद द सेम अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी। वाह, बिल्कुल सही लिखा गया यार, कमाल है भाई, बिल्कुल सही एकदम। एक्सपोर्ट इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी के साथ हम इंडियन डोमेस्टिक करेंसी में ज्यादा सामान खरीद सकते हैं, इसलिए ऐसा होता है। क्योंकि मैं फॉरेन करेंसी को जब इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करूंगा तो ज्यादा अमाउंट आएगा, ज्यादा अमाउंट में मैं ज्यादा गुड्स खरीदूंगा इंडिया में। भाई बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है यार, कमाल कर दिया तुमने तो, गजब एकदम। ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों। असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू है, और रीजन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, असर्शन को बहुत ही शानदार तरीके से एक्सप्लेन करा गया, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा इसका करेक्ट आंसर हो सकता है दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरप्लस ऑफ बीओपी। बीओपी आपका सरप्लस कब होता है? ओके, बीओपी सरप्लस कब होगा? देखो बीओपी सरप्लस दोस्तों हमारा क्या होगा, मैं आपको बता दूं, बीओपी में दो तरह की आइटम्स चलती हैं, ठीक है, आपने सुना ही है। एक ऑटोनोमस आइटम्स होती हैं, एक हमारी एकोमोडेटिंग आइटम्स होती हैं, ठीक है, चाहे आप ऑटोनोमस रिसीट्स कह लो, ऑटोनोमस पेमेंट कह लो, ऐसी एकोमोडेटिंग रिसीट कह लो, एकोमोडेटिंग पेमेंट कह लो, ठीक है। तो जो ऑटोनोमस होती है वो पूरे साल होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है। जब जब हमारी ऑटोनोमस रिसीट्स हमारी, जो ऑप्शन नंबर 4 आप मैं आपको मेंशन करिए, जब जब आपकी ऑटोनोमस रिसीट्स बड़ी होंगी दोस्तों ऑटोनोमस पेमेंट से, मतलब आपने पूरे साल में रिसीट ज्यादा करी है, मतलब फॉरेन से पैसा आपके पास ज्यादा आया और पेमेंट आपने कम करी, मतलब पैसा ज्यादा आया गया कम है, ऐसी सिचुएशन में दोस्तों हमारा बीओपी सरप्लस हो जाएगा। तो सरप्लस बीओपी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि मेरी ऑटोनोमस रिसीट्स बड़ी हों ऑटोनोमस पेमेंट से, दोस्तों ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, गिफ्ट एंड रेमिटेंसेस टू अब्रॉड। टू अब्रॉड है दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे, गिफ्ट एंड रेमिटेंसेस टू अब्रॉड कहां नोट करा जाएगा दोस्तों? कोई भी गिफ्ट, कोई भी रेमिटेंसेस हमारे, ये सब के सब हमारे यूनिलेटरल होते हैं। यूनिलेटरल का मतलब होता है वन साइडेड। जब आप किसी को गिफ्ट देते हैं तो आप बदले में उससे कुछ एक्सेप्ट या एक्सपेक्ट नहीं करके चलते बिल्कुल भी, कि मुझे बदले में कुछ मिलेगा, तो इसलिए इनको हम यूनिलेटरल कहते हैं। ये हमारे यूनिलेटरल ट्रांसफर्स होते हैं, और अगर मैं यूनिलेटरल ट्रांसफर अब्रॉड को भेज रहा हूं दोस्तों, तो ये हमेशा 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 ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों, ये हमेशा डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट में नोट होंगे, क्योंकि मैं इनको भेज रहा हूं तो इससे फॉरेन करेंसी जा रही है मेरी, कम हो रही है, इसलिए इसको डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट में नोट करा जाएगा दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। ये हमेशा मेरा डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट का पार्ट है, ये आपको हमेशा ध्यान रख के चलना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा ऑलरेडी हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने आ चुका है दोस्तों। यूनिलेटरल ट्रांसफर ऑल्सो नोन एज, मैंने आपको बताया यूनिलेटरल ट्रांसफर हमारे होते हैं वन साइडेड। वन साइडेड का मतलब, यूनि का मतलब ही होता है वन, यूनि का मीन्स है वन, लेटरल का मीन्स होता है साइडेड, ठीक है, और ट्रांसफर तो आपको पता ही है क्या होता है। तो ऐसे ट्रांसफर जो वन साइडेड हो, सिर्फ जाए जाए बदले में कुछ ना आए, उनको हम लोग यूनिलेटरल ट्रांसफर कहते हैं। तो वन वे ट्रांसफर को हम लोग यूनिलेटरल ट्रांसफर कहेंगे दोस्तों, ध्यान रख के चलना, आपको भूलना बिल्कुल नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, द नेट वैल्यू ऑफ बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड इन विजिबल ट्रेड एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर इज नोन एज डैश। ओके, इनमें से कौन से अकाउंट में, करंट अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में, ट्रेड अकाउंट में या पेमेंट अकाउंट में हमारे विजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड और यूनिलेटरल ट्रांसफर आते हैं दोस्तों? तो इसका सही आंसर हमारे पास है, सोचिए सोचिए क्या हो सकता है सही आंसर दोस्तों? इसका सही आंसर आप लोग बिल्कुल सही सोचे, इसका सही आंसर है आपका बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट दोस्तों वो अकाउंट है जिसमें आपके विजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स को रिकॉर्ड करा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये तीन चीजें इसके अंदर आती हैं और ये आपको भूलना नहीं है। जबकि बैलेंस ऑफ ट्रेड आपके सिर्फ एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम को नोट करता है। बीओपी में तो सब कुछ आता है, बीओपी में तो सब आता है, सिंपल भाषा में करंट और कैपिटल दोनों अकाउंट इसी में आते हैं। कैपिटल अकाउंट में आपके वो सारी चीजें आती हैं जो आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज को अफेक्ट करके चलती हैं, आप हमेशा ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों, भूलेंगे बिल्कुल नहीं इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करंट अकाउंट ऑफ बीओपी इंक्लूड ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू डैश। करंट अकाउंट में किस किस चीज की ट्रांजैक्शन आती है दोस्तों? करंट अकाउंट में इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन आएगी? ये सिंपल भाषा में पूछा गया। लैंडिंग टू फॉरेन कंट्री हमारे एसेट लाइबिलिटी को अफेक्ट करता है, इसलिए नहीं आ सकता। बोरोइंग्स फॉर फॉरेन कंट्री हमारे लाइबिलिटी को अफेक्ट करता है, इसलिए नहीं आ सकता। फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे एसेट से लाइबिलिटी को अफेक्ट करता है, इसलिए नहीं आ सकता। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम, ये दोस्तों हमारा आता है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम का हो या इनविजिबल आइटम का हो, इससे हमारे एसेट लाइबिलिटी को कभी फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमेशा 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 हमारे करंट अकाउंट में नोट होता है, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द डैश कंसेप्ट। ये सिंपल है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं। बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन को रिकॉल करिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट शोज ऑल द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन विद द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो भी ट्रांजैक्शन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में हुई है एक साल के अंदर, उसको हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। क्योंकि ये एक साल की ट्रांजैक्शन को नोट कर रहा है, इसलिए फ्लो कंसेप्ट होगा दोस्तों। फ्लो मतलब
वो सारे कंसेप्ट जिनका टाइम पीरियड मेंशन करा जाए या जिनका टाइम पीरियड रेस्ट्रिक्टेड हो कि वो एक हफ्ते की होंगी या एक महीने की होगी या एक साल की होगी, एक डिकेड की होगी, जिनका टाइम पीरियड हमेशा मेंशन हो दोस्तों, वो हमेशा फ्लो कंसेप्ट होते हैं, हमेशा ध्यान रखे चलेंगे। और बैलेंस ऑफ पेमेंट आपके सिर्फ एक साल का ही रिकॉर्ड रखता है, इसलिए इसको फ्लो कंसेप्ट ही कहा जाएगा, ध्यान रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट क्लासिफाई टू बी पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड, इनमें से कौन सा बैलेंस ऑफ ट्रेड का पार्ट नहीं है दोस्तों, सोचना पड़ेगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या आता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड में दोस्तों आपके सिर्फ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ गुड्स आता है, ध्यान रखे चलेंगे दोस्तों, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट हमारा एक्स सिंबल से रिप्रेजेंट होता है और इंपोर्ट हमारा एम सिंबल से रिप्रेजेंट होता है। गुड्स मतलब विजिबल आइटम्स हैं, ध्यान रखे चलेंगे, भूलेंगे बिल्कुल नहीं। तो जो विजिबल आइटम होगी आपकी वो हमारी बैलेंस ऑफ ट्रेड में आएगी और जो इनविजिबल होगी वो नहीं आएगी, ठीक है। देखते हैं क्या क्या हमारे पास, लास्ट से शुरू करते हैं। सेल ऑफ टी, चाय कॉफी तो भाई दिख जाती है, ये तो आएगी। मशीनरी भी दिख जाती है, आएगी। कंप्यूटर डेस्कटॉप भी दिख जाता है, ये भी आएगा, ऑब्वियसली बात है। लेकिन एजुकेशनल कंसल्टेंसी ये हमारी सर्विसेज है, तो ये हमारी बैलेंस ऑफ ट्रेड में नहीं आ सकती दोस्तों। अगर इसको लेना है तो इसको हम बैलेंस ऑफ सर्विसेज या यूनिलेटरल ट्रांसफर्स में ना लेके हम लोग एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में इसको नोट करेंगे। तो हमारे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का पार्ट है, या फिर आप बैलेंस ऑफ सर्विसेज कह सकते हैं, बैलेंस ऑफ सर्विस का पार्ट है, बैलेंस ऑफ ट्रेड का पार्ट नहीं है बिल्कुल भी, ध्यान रखे चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। एक चीज और बता दूं, अगर आपको बीओपी चैप्टर में अभी भी दिक्कत है या आपका बीओपी चैप्टर क्लियर नहीं है दोस्तों बिल्कुल भी, तो ऊपर लिंक आएगा आपके सामने, बीओपी की बहुत सारी वीडियोस का लिंक आ रहा है दोस्तों, आप उन पे चेक कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं और आपको बेनिफिट मिलेगा डेफिनेटली। या फिर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट को सर्च करेंगे दोस्तों, मिल जाएगी आपको। तो उसमें आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेगी बैलेंस ऑफ पेमेंट और फॉरेन एक्सचेंज रेट से रिलेटेड, जिसमें बहुत इन डेप्थ में आपको समझाया गया, एक एक कंसेप्ट को आप देख सकते हैं। और मुझे विश्वास है कि उन सारी वीडियोस को देखने के बाद आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम रहेगी नहीं, इतना हमें पूरा विश्वास है अपने ऊपर। चलिए दोस्तों, इनमें से कौन सा करंट अकाउंट का पार्ट है? ओके, करंट अकाउंट का पार्ट नहीं है, नहीं है, नहीं है, ओके नहीं है भाई, ठीक है, सॉरी नहीं है, ठीक। करंट अकाउंट के अंदर क्या आता है पता ही आपको, मैंने आपको बताया था, करंट अकाउंट के अंदर वो सारी चीजें आती है जो हम फॉरेन के साथ डील करते हैं, जिसमें गुड्स की और सर्विसेज की और यूनिलेटरल आती है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है वो देख लेंगे। एक्सपोर्ट ऑफ मशीनरी तो हमारे करंट अकाउंट का पार्ट है भाई, ये तो है पार्ट, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ये पार्ट नहीं है, ये हमारे कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, क्योंकि इससे एसेट लायबिलिटी इफेक्ट होकर चलती है। रेंट रिसीव फ्रॉम अ बिल्डिंग इन यूएस है, रेंट आ रहा है यार, रेंट तो हमारा यूनिलेटरल हो गया, एक तरफा है, मैंने बिल्डिंग बना रखी है, ये भी हमारा करंट अकाउंट का पार्ट है। एडिशन टू फॉरेन एक्सचेंज इन द गवर्नमेंटल रिजर्व्स, ओके, सरकार के पास जो रिजर्व्स है, दैट इज नेट एडिशन टू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, या इसको हम कह सकते हैं रिजर्व में जो भी इंक्रीमेंट हुआ है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, ये हमारा कैपिटल अकाउंट का पार्ट है दोस्तों। क्योंकि जो रिजर्व्स होते हैं वो गवर्नमेंट के एसेट लायबिलिटी को डिफाइन करके चलते हैं, और ये रिजर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी दोस्तों हमारा करंट अकाउंट का पार्ट नहीं है, हमारे कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। तो ऑप्शन है दोस्तों हमारा सेकंड और फोर्थ वाला हमारा करंट अकाउंट का पार्ट नहीं है। देखते हैं सेकंड और फोर्थ, हाँ दे रखा है ऑप्शन नंबर 2 में, तो ये ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों हमारा करेक्ट माना जाएगा, ये हमारा बिल्कुल सही माना जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर एग्जिस्ट डैश रिलेशन बिटवीन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये बड़ा सिंपल सा है। फॉरेन एक्सचेंज रेट की सप्लाई में, मतलब बेसिकली रेट में और सप्लाई में कैसा रिलेशन है, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। जैसे जैसे रेट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इंसान सप्लाई भी ज्यादा करेगा। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से इसको डिफाइन करूंगा, आप समझ जाएंगे बहुत आसानी से। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास डॉलर है, आपके पास $1000 पड़े हुए हैं, ठीक है, और आपको उसको बेचना है, ठीक है, तो अगर मैं कहूँ आप 50 रुपीज पर डॉलर के हिसाब से बेचना पसंद करोगे या 70 रुपीज पर डॉलर के हिसाब से बेचना पसंद करोगे, तो आप कहोगे यार $1000 है, अगर मैं 50 पे बेचूंगा तो मुझे 50,000 पे मिलेंगे, 70 पे बेचूंगा तो 70,000 पे, 70,000 मिलेंगे। तो हर इंसान कहेगा यार जब 70 हो जाएगा ना डॉलर में तो तब बेचूंगा, क्योंकि इस टाइम पे बेच के आपको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। तो वही बात है, जब डॉलर का रेट बढ़ जाता है तो लोग ज्यादा से ज्यादा बेचना पसंद करते हैं। इसीलिए जो रिलेशन है सप्लाई में फॉरेन एक्सचेंज की और फॉरेन एक्सचेंज रेट में, वो हमेशा डायरेक्ट है दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। सप्लाई में और फॉरेन एक्सचेंज रेट में रिलेशन बिल्कुल डायरेक्ट है, ध्यान रख के चलना आपको दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन टेक प्लेस ऑन डैश, ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन कहां टेक प्लेस होती है दोस्तों? ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट दोनों पे टेक प्लेस होती है, इसलिए इसका आंसर दोस्तों रहेगा हमारा ए एंड बी। ऑटोनोमस हमारी वो होती हैं जो प्रॉफिट मोटिव से करी जाती हैं, और प्रॉफिट मोटिव वाली ट्रांजेक्शन हमारी चाहे ट्रेड से रिलेटेड हो, चाहे एसेट लायबिलिटी से रिलेटेड हो, या कुछ भी हो, हम तो करते हैं यार, बेचिंत होके करेंगे, पूरे साल करेंगे, निश्चिंत होके करेंगे, बिल्कुल अपना टेंशन बिल्कुल लेनी।
ये हमारी कमाई का बहुत बड़ा जरिया है, इसलिए इससे छेड़खानी बिल्कुल भी नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन रिसीट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर मोर देन पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मतलब हमारी जो रिसीट्स हैं वो बड़ी हैं पेमेंट से, तो बीओपी क्या होगा? मतलब आमदनी ज्यादा है और खर्चा कम है, मतलब पैसा ज्यादा है खर्चा कम है, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों बीओपी हमारा सरप्लस होगा। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि जब मेरी बीओपी की क्रेडिट साइड बड़ी होगी बीओपी की डेबिट साइड से, ध्यान रखे चलेंगे दोस्तों, जब जब बीओपी की क्रेडिट साइड बड़ी होगी बीओपी की डेबिट साइड से, तब भी मेरा बीओपी सरप्लस ही होगा, क्योंकि क्रेडिट साइड मेरी इनकम की साइड है बीओपी में, जबकि डेबिट साइड मेरे एक्सपेंडिचर की साइड है बीओपी में। हमेशा ध्यान रखे चलेंगे दोस्तों, सरप्लस बीओपी के लिए आपकी क्रेडिट साइड का बड़ा होना बहुत जरूरी है डेबिट साइड से, या फिर आप कह सकते हैं इनफ्लो ज्यादा होना चाहिए आउटफ्लो से, या आप कह सकते हैं रिसीट ज्यादा होनी चाहिए पेमेंट से। ध्यान रखेंगे दोस्तों इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिसिट और सरप्लस इन बीओपी अराइजेस ड्यू टू डैश ट्रांजैक्शन। भाई डेफिसिट और सरप्लस के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या उसके लिए जिम्मेदार है ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन, या अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस, या करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस, या कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन? तो उसका सही आंसर है हमारे पास ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन हमेशा जिम्मेदार है सरप्लस या डेफिसिट के लिए। क्यों? क्योंकि पूरे साल ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन चलती है, जबकि अकोमोडेटिंग सिर्फ और सिर्फ बैलेंसिंग का काम करती है। अकोमोडेटिंग का काम है बैलेंसिंग करना। जब बीओपी में सरप्लस या डेफिसिट आ जाएगा तो उसको सेटल करने के लिए मैं अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन का सहारा लेता हूं और कुछ नहीं करता। अकोमोडेटिंग का मेन पर्पस है बीओपी के सरप्लस या डेफिसिट को एब्सॉर्ब कर लेना, यह आप ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। एंड द लास्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, व्हेन द डोमेस्टिक करेंसी गेन वैल्यू इन रिलेशन टू फॉरेन करेंसी, मतलब डोमेस्टिक करेंसी रुपी की वैल्यू बढ़ गई है, रुपी की वैल्यू बढ़ गई है, और फॉरेन करेंसी मतलब डॉलर की वैल्यू कम हो गई है, तो इसको मैं क्या कह के चलता हूं दोस्तों? इंटरनेशनल मार्केट में ऐसा हुआ है तो इसको मैं क्या कहूंगा? ये दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर मुझे आप देंगे कमेंट सेक्शन में जाके। बस मैं इतना बता सकता हूं कि दोस्तों क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में ऐसा हुआ है तो ये डिवैल्यूएशन तो नहीं हो सकता और नन ऑफ द अबव भी नहीं है। आंसर आपका ए और बी में से है, आपको चूज करना है ऑप्शन 1 और 2 में से और आंसर देना है कमेंट सेक्शन में जाके। तो जो भी आपका आंसर है इसका आंसर आप मुझे देंगे कहां पे? कमेंट सेक्शन में जाके। तो कमेंट करिए ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है और आप इस वीडियो से बेनिफिटेड हुए हैं, मुझे विश्वास हो जाएगा इस बात को। इन डेप्थ नॉलेज के लिए मैं आपको अगेन कहता हूं, आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में इस चैप्टर की सारी वीडियोस को सर्च कर सकते हैं और मैक्रो की बहुत सारी वीडियोस को सर्च कर सकते हैं और आप अपनी मैक्रो पे कमांड बहुत स्ट्रांग बना सकते हैं हमारे चैनल के थ्रू। दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और बहुत सारे फ्री टेस्ट के लिए अगर आप चाहें तो हमारा ऐप 1-to-1 क्लासेस की ऐप जो कि प्ले स्टोर से आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको बहुत सारे फ्री टेस्ट मिलेंगे जो कि आपके लिए यूजफुल होंगे सीयूईटी के एग्जाम के लिए, चाहे वो अकाउंटेंसी का हो, बिजनेस स्टडी का हो, इकोनॉमिक्स का हो, यूपी टीजीटी कॉमर्स के लिए, यूपी पीजीटी कॉमर्स के लिए, यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए, केंद्रीय विद्यालय के एग्जाम के लिए, नवोदय विद्यालय के एग्जाम के लिए, हर एग्जाम के लिए, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें कॉमर्स या इकोनॉमिक्स का जिक्र हो दोस्तों, उसके लिए बेस्ट से बेस्ट मटेरियल लेके दोस्तों हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस हमेशा आपकी सेवा में तत्पर।